Good morning to my dear students. Welcome back to Agni Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 9th, Book History, Lesson 3, Nazism and the Rise of Hitler. Nazism was a system and a structure of ideas about the world and politics. Okay, Nazism, that was created by Hitler, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, हिटलर वॉज द पर्सन जिन्होंने बोल दिया था कि मैं जर्मनी को फिर से राइज कर दूंगा. ओके और उनके जो रूल्स थे, उनके जो तरीका था वो बहुत ही गलत था. इट वॉज क्रूवल. ही वॉन्टेड एवरी वन टू बी टर्न्ड to that is Nazism. So Nazism was a system and a structure of ideas about the world and politics. Under the shadow of the Second World War, Germany had started a genocidal war. What is the meaning of genocidal war? It is killing on a large scale, leading to destruction of large sections of people. जेनोसिडल का मतलब है पूरे मास को मारना. जब इंडिविजुअल्स, जब बहुत सारा मास क्राउड जब साथ होता था ना, ओके, दैट वाज जेनोसिडल. यानी कि डिस्ट्रक्शन हो तो ह्यूज लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल का डिस्ट्रक्शन हो. दैट वाज जेनोसिडल वॉर. सो जर्मनी हैड स्टार्टेड अ genocidal war. It resulted in the mass murder of selected groups of innocent Europeans. The number of people killed included 6 million Jews. उस टाइम क्रिश्चियनिटी में डिवाइड थे Jewish, और ये जो जर्मनी थे ये Jewish से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे. So वो जो नंबर ऑफ पीपल दैट वाज किल्ड, मैक्सिमम Jewish पीपल थे. ओके, यू नो, आपको ये पता है एन फ्रैंक, इन योर इंग्लिश, एन फ्रैंक, वो जब बॉर्न हुई थी, यानी उसका जो दैट वाज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, व्हेन शी वाज ग्रोन अप, मतलब वो जर्मनी में रहती थी और उसकी फैमिली को वैकेंट करना पड़ा था, जर्मनी छोड़ना पड़ा था. और वो कहाँ जाके दे हैड टेकन द रिफ्यूजी. एन फ्रैंक के जो फादर है ऑटो फ्रैंक, उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग है, वो ऑफिस की बिल्डिंग इट वाज सपोज 3 या 5th फ्लोर में थी. तो वहाँ पे उन्होंने मतलब कि रेफ्यूज बन के वो रहे थे बहुत टाइम तक, बिकॉज इट वाज अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. दे वर जूइश, वो जूइश थे. और जो ये हिटलर है या जर्मनी है, वो वैसे भी जूइश पीपल से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे. एंड मोर देन 2 lakhs जिप्सीज ऑल्सो, जिप्सीज, ओके, जिनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता है, जिप्सी से भी वो नफरत करते थे. 1 million पॉलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन्स, मतलब और भी दूसरी कास्ट के. नाजिस्ट किल्ड पीपल बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्विट्स. ये पता है क्या करते थे? एक इनका तरीका था लोगों को मास में किल करना, और ये बहुत पब्लिक को मास में एक रूम में बंद कर देते थे. वहाँ पे पॉइजनस गैस को रिलीज कर देते थे और डोर्स को बंद कर देते थे, जो ऑब्वियस है सभी लोग मर जाते थे. इनका यही तरीका था. दैट वाज जेनोसिडल वॉर. एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग prosecuted Nazi war criminals for crimes against peace, war crimes and crimes against humanity. Okay, एक ये जो IMT है, that is International Military Tribunal in Nuremberg, they prosecuted Nazi war criminals for crimes against peace. फिर वो जो वॉर के लिए लड़ाई करते थे, क्राइम करते थे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो ये जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल है ये इनको पनिश करती थी. द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ.
Many others were imprisoned. जो लीडर्स थे उनको मार दिया था, जो काफ़ी जो मतलब सपोर्टर्स थे उनको इम्प्रिजन लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया. द एलीज, हु वर एलीज? The Allies powers were initially led by UK and France. In 1941, they were joined by the USSR and USA. They fought against the Axis power. आपको तो ये पता होगा अपनी हिस्ट्री. दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टू ग्रुप्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया था. वन वॉज एलिस पावर एंड वन वॉज एक्सेस पावर. एलिस पावर में यूएसए मतलब और भी बाकी कंट्रीज थी, लेकिन एक्सेस पावर में नेमली जर्मनी, इटली और जापान थी. इन कंट्रीज की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, इटली और जापान टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे. इनके सारे प्रोविंसेस छीन लिए गए थे. इनसे ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करवाया गया था और भी साइन करवाया गया था. सो आफ्टर दिस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी, इटली और जापान ने सोच लिया था कि दोबारा लड़ाई वॉर होगा और हम दोबारा जो भी हमसे छीना गया है वो हम लेके रहेंगे. ओके, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब लीग्स ऑफ नेशन बना था, लीग्स ऑफ नेशन, दैट वाज फेल्ड बिकॉज जर्मनी, इटली, जापान ने तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया और वो तभी से ही छोटी छोटी प्रोविंसेस को छीनते थे, कॉन्फिस्केट करते थे. वो लीग ऑफ नेशंस को मानते ही नहीं थे और वैसे भी वो बोलते थे लीग ऑफ नेशंस क्यों बना था? फॉर पीस, कि अब आगे लड़ाई नहीं हो. एंड जर्मनी, इटली, जापान बिल्कुल उनकी बात नहीं मानते थे. वो कहते थे वी आर, हमें लड़ाई तो होगी, सो आप रहो या ना रहो, हम आपकी कोई बात मानेंगे नहीं बिकॉज हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर करना है. सो ये एलिस ग्रुप था और सॉरी दीज वर द एक्सेस ग्रुप, और एलिस ग्रुप में बाकी के थे. तो टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. राइट, एंड नाजीज इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी मेंबर्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म है नाजिस. And what is propaganda? Specific type of message directly aimed at influencing the opinion of people through posters, films, speeches. Okay, now an international military tribunal at Nuremberg prosecuted Nazi war criminals for crimes against peace. कि वो पीस नहीं चाहते थे, वो लड़ाई चाहते थे. तो ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, उन्होंने उस नाजी क्रिमिनल्स को जो फॉरवर्ड थे, जो ह्यूमैनिटी के लिए क्राइम कर रहे थे, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे, वो मास मीडिया को मार रहे थे थ्रू जेनोसिडल वॉर, तो उनके लीडर्स को मार दिया था और बाकी जो उनके सपोर्टर्स थे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था. The Allies did not want the Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. Many others were imprisoned for life. The Allies did not want to be as harsh on defeated German as they had been after the First World War. एलिस, एक्चुअली एलिस जो थे बाकी कंट्री के लोग थे, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहते थे जर्मनी से, क्योंकि वैसे ही पूरी जर्मनी तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो एज अ ह्यूमैनिटी दे डजंट वांट टू बी हार्श विथ जर्मन्स, दैट इज विथ जर्मनी. नाउ सेकेंड टॉपिक इज बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक. Germany was a powerful empire in the early years of 20th century. It fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies. Allies कौन थे? England, France and Russia. बाद में उनके साथ ज्वाइन हुए UK, USSR, वो बाद में ज्वाइन हुए उनके साथ. Okay? Then defeat of Germany. All the people joined the war with great interest, hoping to gain from a victory. मतलब जर्मनी से लोग पहले भी परेशान थे और दूसरी बार जब उन्होंने आवाज़ उठाया, और वो भी हिटलर ने जब आवाज़ उठाया, हिटलर के रूल से पूरा वर्ल्ड परेशान था, तो वर्ल्ड ने सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो होना ही चाहिए, तभी ये हिटलर ख़त्म होगा. एंड यू नो हिटलर इस वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था और उन्होंने सुसाइड कर लिया था हिटलर ने, बिकॉज ही हैड प्रोमिस्ड, बड़े ही जोर शोर से उसने प्रॉमिस किया था कि मैं जर्मनी को एक सुप्रीम पावर बना के रहूँगा पूरे वर्ल्ड का. लेकिन जब वो हार गई तो हिटलर ने सुसाइड कर लिया था.
ओके, सो ऑल द पीपल नहीं भी करते हुए हिटलर के क्रुएल्टी से लोग परेशान थे, इसलिए वो चाहते थे कि नहीं वर्ल्ड वॉर तो हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. All the people joined the war with great interest, hoping to gain from a victory. उस वक्त हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स का गुलाम था और हमारे इंडिया ने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. After some time they felt that the war would stretch on, eventually draining all the resources of Europe. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. फर्स्ट वर्ल्ड के बाद में ही जर्मनी, फ्रांस और इटली ने छोटे छोटे प्रोविंस को जीतना शुरू कर दिया था. इन्होंने मतलब कि जिन छोटे प्रोविंस को कोई लेना देना नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जैसे कि आई कैन से पोलैंड, हंगरी, ये साइलेंट कंट्री थी, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन जर्मनी, फ्रांस और जापान और इटली ने किसी भी कंट्री को छोड़ा नहीं, सभी को धीरे धीरे कॉन्फिस्केट किया. तो ये कंट्रीज जो थी ये भी गुस्से में आ गई और ये जर्मनी के खिलाफ हुई और इन सब ने एलिस पावर को ज्वाइन किया. दैट इज जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स by occupying France and Belgium. फिर इनको छीन के इनको अपनी तरफ कर लिया. However, the Allies won as they were strengthened by the US entry. आपको पता नहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों आए थे? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक पोर्ट में जर्मनी ने बॉम्ब फेंका था, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत गुस्सा आ गया. गुस्से में उन्होंने एलिस पावर को ज्वाइन किया अगेंस्ट एक्सेस पावर, दैट इज जर्मनी, इटली, जापान के खिलाफ उन्होंने एलिस पावर को ज्वाइन किया. उस वक्त दैट इज कौन थे वो, द फेमस रिनोड फिजिक्स एंड मैथमेटिशियन, उन्होंने उस टाइम एटम बॉम्ब के बारे में इंसेप्ट किया था. और ही वॉज ऑल्सो अ जूइश, और वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था. तो ही वेंट टू, वो अमेरिका चले गए फॉर द फर्दर स्टडीज ट्रेनिंग के लिए. और उन्होंने उस टाइम रूजावेल्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के. सो दिस मैन जिन्होंने ये बॉम्ब बनाया था, उन्होंने हाँ यस आई गॉट द नेम, अल्बर्ट आइंस्टीन. अल्बर्ट आइंस्टीन, कभी आप उसकी स्टोरी पढ़ना इंटरनेट पे. अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बॉम्ब बनाया था और उन्होंने अमेरिका में रहकर अमेरिका प्रेसिडेंट से कहा था कि इसे, ये जो फॉर्मूला है इसे रिवील मत करना, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं ये लोग इसे मिसयूज़ करेंगे. लोग इस ब्लैक पाउडर को, ब्लैक पाउडर इज़ यूज ना फॉर फायर्स, है ना, तो फायर क्रैकर्स में भी हमारे ब्लैक पाउडर होते हैं, तो लोग इसका मिसयूज़ करेंगे. और वैसे भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है तो ये बहुत ही तबाही मचा सकता है. लेकिन रूजावेल्ट ने दिस अल्बर्ट आइंस्टीन की बात को सीरियसली नहीं लिया. अमेरिका ने यही बॉम्ब्स को फर्स्ट टाइम जापानीज कंट्रीज हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था अगेंस्ट दिस जर्मनी, इटली एंड जापान. और उसके बाद इन 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एंड. ओके, राइट. सो the Allies won as they were strengthened by the US Army in 1917. They defeated Germany and the Central Powers in November 1918. Then we go to next, that is framing of democratic constitution. The defeat of Imperial Germany and the resigning of the Emperor. जर्मनी इतना बड़ा तो राज्य रीग हुआ करता था, हिटलर का राज हुआ करता था, पूरी तरह से डिफीट हुआ. और वहाँ के जो उस टाइम के जो एम्परर थे उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया था. ऐसे ही होता था पहले टाइम में जब लड़ाइयाँ होती थी ना, तो जो कंट्री हार जाती थी
जो जो उनकी राइवल कंट्री थी वो जो भी डिमांड करे उस कंट्री को देना पड़ता था, चाहे उनकी प्रोविंसेस हो। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था ना, तब बाकी कंट्रीज ने जर्मनी से कहा था कि आसपास के ओशन के पोर्ट्स को ओपन कर दो फॉर ट्रेड एंड बिजनेस, तो जर्मनी ने क्लोज किया हुआ था। यानी हम कुछ भी मांग सकते थे, एनी ट्रीटी पे वो साइन करवा सकते थे। सो जब भी कोई कंट्री हार जाती है तो एम्परर ने रिजाइन कर देते हैं, एंड नेशनल असेंबली मेट एंड वीमर, WEIMAR, Weimar, and established a democratic constitution with a federal structure. That is Weimar Republic. Deputies were elected to the German parliament or Reichstag. Reichstag is the name given to the German parliament. Reichstag, the name given to the German parliament on the basis of equal and universal votes cast by all adults, including women. Then we go to next, Peace Treaty of Versailles. This republic was not received well by its own people because they were forced to accept terms after Germany's defeat at the end of the First World War. Okay, that is this republic was not received well by its own people because they were forced to accept terms after Germany's defeat. Yes, जब भी जर्मनी डिफीट हो चुकी थी तो जर्मनी से काफ़ी प्रोविंसेस को छीन लिया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया गया। विद द एलिस वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। ओके, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में लिखा हुआ था, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, यानी जर्मनी के आसपास जितने भी वास्ट सीज थे, जो समुद्री रास्ता बंद किया हुआ था जर्मन ने, वो खोल दिया जाए फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द अदर कंट्रीज। सेकेंड, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन जर्मनी खो चुका था। और पता है ये भी होता था कि सपोज जर्मनी किसी कंट्री के साथ लड़ाई कर रहा है और वो कंट्री के जो लोग मर गए हैं तो उसका भी सारा कॉम्पेंसेशन वो हारने वाले से मांगता था। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी उनसे छीन ली गई, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल। उन्होंने कहा कि आयरन इस कंट्री को दिया जाए, कोल फ्रांस को दिया जाए, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। मतलब ओके, 10 मतलब ये था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, ये मतलब क्या बोलते बॉन्ड था कि जर्मनी अगर हार गई तो ये सब कुछ जर्मनी को देना पड़ेगा। $6 बिलियन एज कॉम्पोजिशन फॉर वॉर, की लड़ाई में जितना खर्चा हुआ है ऑपोजिट कंट्री को, उतना कॉम्पनसेशन, उतना क्या बोलते हैं भरपाई जर्मनी को भरनी पड़ेगी। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered. मतलब उन्होंने राइवल कंट्री ने कहा कि ये वॉर आपकी वजह से हुआ है, तो ये हमारी जो वॉर में जो नुकसान हुआ है उसका भी डैमेज आपको भरना पड़ेगा जर्मनी को। रिसोर्स रिच राइनलैंड टू एलिड कंट्रोल, उनका जो सबसे राइनलैंड जर्मनी का जो एक छोटा सा एक पार्ट है राइनलैंड, जिसमें मैक्सिमम रिसोर्सेज थे, रिच रिसोर्सेज थे, वो भी एलीज ने कहा वो भी आप हमें दोगे। फर्दर द एलिड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। ओके, और मतलब डीमिलिटराइज्ड जर्मनी, और उन्होंने कहा कि आप आके जितने भी मिलिट्री लोग हैं वो सब आप हमको दे दो। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles.
और जर्मनी हमेशा वीमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल समझती थी उनकी हार में। और ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो उन्होंने साइन करवाया, बॉन्ड इसमें इतने सारे थे, तो जर्मनी को डैमेज भरना पड़ा सामने वाली कंट्री का। ओके, देन द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। The First World War has a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. Earlier, Europe was the continent of creditors, but now became a continent of debtors. The Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. वीमार रिपब्लिक क्यों बनाई गई थी? ताकि जो पुराने जो रूलर्स थे उनके जो गुनाह थे, सिंस थे, उनका भी भरपाई, उनकी भी डैमेज वो लें। इट कैरी द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट, कि जिनकी वजह से लड़ाई हुई तो कितना डैमेज हो, वो सबकी भरपाई भी जर्मनी को करनी पड़ेगी। एंड द नेशनल ह्यूमिलिएशन, कितने लोगों की मौत होगी, पूरी नेशन का सब स्पॉइल्ड हो गया। इट वॉज फोर्स टू पे अ ह्यूज कॉम्पेंसेशन। जर्मनी को फोर्स किया गया कि उन्हें बहुत बड़ी इसका पे करना पड़ेगा। ये जर्मनी की वजह से ही लड़ाई हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी वही हुआ था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो वैसे जर्मनी तो फिर भी ख़त्म ही हो गया था। फिर से हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, तो अब जर्मनी के पास वो पावर कुछ था ही नहीं। ओके, सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स सपोर्टेड द वीमार रिपब्लिक। जो जर्मनी के अगेंस्ट थे वो सारे कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स पीपल, सोशलिस्ट पीपल, उन्होंने वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया जो जर्मनी के खिलाफ था। They become easy targets of criticism and became known as November criminals by the conservative nationalists. ये जितने भी सोशलिस्ट, कैथोलिक्स है, डेमोक्रेटिक्स हैं, इन्होंने सपोर्ट तो किया वीमार रिपब्लिक का, लेकिन कहते हैं ना कुछ ऐसे कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट होते, गद्दार, जो अपने ही लोगों से गद्दारी करते, ऐसे हैं हर एक कंट्री में है। हमारे भी इंडिया में रेबिलियन पीपल है। Okay, this mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s. After the First World War, soldiers were placed above civilians and the media glorified them. After the First World War के बाद soldiers को civilians, जो सिविल थे कंट्री के, उनसे भी ऊपर कैटेगरी में रखा गया और ये पूरे वर्ल्ड में ये ग्लोरीफाई हो गया। ये मीडिया में पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल गई। however the truth was just the opposite, पर ऐसा नहीं था। मीडिया वालों को तो आदत होती है ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने की, और हम लोग तो न्यूज़ सुनते हमें लगता नहीं सब सच है, लेकिन सब कुछ सच नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ गलत बद होता है, लेकिन सब कुछ सही भी नहीं होता है। After the politicians and publicists believed that man should be aggressive, strong and masculine. जो political people होते हैं, okay, वो सोचते हैं कि man को हमेशा aggressive होना चाहिए, strong होना चाहिए और मर्द होना चाहिए, ताकि यही है, आज भी तो यही है। Okay, men are more stronger than women. Aggressive war, because aggressive होंगे तो हर वक्त वो लड़ाई की भावना अंदर रहेगी कि हमें किस कंट्री के साथ कैसा बदला लेना है, कैसी लड़ाई करनी है। Aggressive war propaganda, national honor and support grew for conservative dictatorship. डिक्टेटरशिप यानी कि जैसे हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, है ना, कि जैसे किसी कंट्री के लिए कोई इंसान हो कि बस मैं इस कंट्री को आगे बढ़ाऊंगा, उन्हें कहते हैं डिक्टेटर्स। सो जर्मनी का डिक्टेटर हिटलर थे। डिक्टेटरशिप वर वेरी कॉमन एट दैट टाइम।
दैट इज अग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा। हर वक्त कोई ना कोई कंट्री ऐसी राइवल होती थी जिन्हें बस होता था वॉर के लिए। नेशनल ऑनर एंड सपोर्टिव ग्रुप फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप वर वेरी कॉमन एट दैट टाइम। At that time in Europe, democracy was a young and fragile idea which could not survive. उस समय यूरोप की जो डेमोक्रेसी थी वो यंग लोगों की थी, ओके, वॉज अ यंग, मतलब अभी अभी एंड और मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, एंड फ्रिगल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव। मतलब कि ऐसी डेमोक्रेसी जो मतलब कभी किसी अपने दुश्मन को रिप्लाई नहीं दे सके, या उनको टिट फॉर टैट नहीं कर सके, या उनकी एक बात अगर वो गलत कहे तो हम आगे से 2 बात उन्हें जवाब में दें। अगर वो बॉम्ब फेंक रहे तभी हम बॉम्ब फेंकें, वो मुंह से बात करें तो हम भी मुंह से बात करें। ऐसे लोग होने चाहिए, तभी कोई भी कंट्री कुछ भी सरवाइव करेगी। अदरवाइज कोई भी हो, दुश्मन हो, कंट्री हो, स्टेट हो, तो सामने वाला तो अगले का नाजायज फायदा ही उठाएगा, राइट। देन इज पॉलिटिकल radicalism and economic crisis. The birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the separatist, ओके, सेपरेटिस्ट कहते हैं इसे, लीग। दिस लीग वॉज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, जो आपने पढ़ा है। सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मैनी सिटीज। रेडिकल पीपल, आपने पढ़ा ना, ये रेडिकल पीपल कौन थे इस बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, दैट यू हैव, ओके। Then political radicalism in Germany. The political atmosphere in Berlin was charged with demands for Soviet-style governance. The Weimar Republic crushed the uprising of the Separatist League with the help of the war veterans organization called the Free Corps. That is the political, जो उस टाइम जो बर्लिन में एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, इट वॉज चार्ज्ड बाय सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट का एटमॉस्फेयर था, उनकी झलक थी। द वीमर रिपब्लिक क्रश द, उन्होंने सेपरेटिस्ट लीग को आगे नहीं आने दिया। एक लड़ाई लड़ी जिसमें उन्होंने सेपरेटिस्ट लीग को आगे नहीं आने दिया, और उन्हें कहा गया था फ्री कॉर्प्स। द सेपरेटिस्ट लेटर फाउंडेड, बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। आपने अभी ये मैंने आपको पढ़ाया था ना सेकंड लेसन में, रेडिकल्स और वो, और फिर उन्होंने कैसे अपनी अलग नेशनल मूवमेंट पार्टी बना दी थी। सेम, दैट इज द 2 parties of communist and socialist never worked together after this. Thus they could not control the rise of हिटलर। मतलब कि हिटलर के अगेंस्ट तभी उस टाइम बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हिटलर हैड लैंडेड एज अ डेमोक्रेटिक, मतलब एक डिक्टेटरशिप, जब वो जर्मनी का बन के आया, तो धीरे धीरे जब लोगों के उसके बारे में पता चला, कैसे क्रूअल रूल्स है उसके, वो क्या चाहता है, पूरी दुनिया में चाहता है कि जर्मनी राज करे, जर्मनी सुपर पावर हो जाए, तो तभी वो टाइम भी बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई थी। इवन जर्मनी में रहने वाले भी रेडिकल पीपल जो थे, जो अपने ही डिक्टेटर्स के खिलाफ थे, ओके, उनकी भी बहुत टाइम तक चल नहीं पाई, और हिटलर का राइज धीरे धीरे, हिटलर का जो राइज, जो हिटलर का जो वर्क था या हिटलर का जो राज्य था, वो बढ़ता गया इन दिस। सो मैनी पीपल ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन नो, ऐसा नहीं हो पाया। द कंट्रोल फॉर द राइज ऑफ द हिटलर चलता रहा आगे, बढ़ता रहा आगे। ओके स्टूडेंट्स, so I had explained a few topics of this lesson 3, Nazism and the rise of Hitler.
I will continue in my next class from the topic economic crisis in Germany. Okay, you just go through the lesson जहाँ तक मैंने आपको explain किया है. Please students, इस lesson को once, twice, thrice you read it. जितनी बार आप lesson की read करोगे, that will be more convenient for you to solve the MCQs without studying. So read the text. Okay. So with this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.